हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं इस पार्ट से जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एविडेंसेस क्या क्या हैं इवोल्यूशन के। ठीक है, मतलब एवोल्यूशन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, बट हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी इवोल्यूशन हुआ है या कुछ भी चेंज आया है। सबसे पहली बात तो हमें याद रखनी है एक वर्ड, दैट इज़ फॉसिल। फॉसिल क्या होते हैं? दे आर द रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स। मतलब कि ये आप देख रहे हो, तो ये एक फॉसिल दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म था वो मिट्टी में दब गया और या पत्थर पे, और फिर धीरे धीरे वो पत्थर में कन्वर्ट हो गया, तो उसकी ना शेप पूरी यहाँ पर आ चुकी है कि जो भी ये एनिमल है ये किस टाइप की शेप का था। तो फॉसिल्स पहली बात तो क्या होते हैं? दे आर द हार्ड पार्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म फाउंड इन रॉक्स। हार्ड पार्ट होते हैं उनके जो रॉक्स में मिलती हैं। Rocks form sediment and a cross section of earth crust indicate the arrangement of sediment one over the other during the long history of earth. रॉक बनाते हैं सेडिमेंट, एंड क्रॉस सेक्शन जो होता है अर्थ क्रस्ट का वो क्या दिखाता है? अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट ओवर वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। फिर से सुनो, रॉक से सेडिमेंट बनता है, एंड अगर क्रॉस सेक्शन देखोगे अर्थ क्रस्ट का तो वो अरेंजमेंट दिखाएगा सेडिमेंट का एक के ऊपर एक किस तरह से बन रहा है। डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म। मैं इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज यहाँ पे आपका एक ऑर्गेनिज्म था, कोई भी चीज़ ले लेते हैं, जस्ट आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। दिस इज, समझ लो दिस इज एन ऑर्गेनिज्म। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी आ गई, और ये ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन का प्रोसेस है, इट लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो यहाँ पे ये मिट्टी आ गई, इसने इसको ऐसे कवर कर दिया। तो अब यहाँ पे आप देखोगे ना जब बाद में, तो आपको यहाँ पे उसका फॉसिल लाइक डेड हार्ड पार्ट मिलेगा कि अच्छा यहाँ पे शेप बनी हुई थी। फिर उसके बाद करते 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 कुछ टाइम बीते, कुछ हज़ार साल बीते, फिर दोबारा से एक ऑर्गेनिज्म दब गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर कई हज़ार साल बीते, फिर एक ऑर्गेनिज्म। तो वो ये कह रहा है कि जितना जितना अलग अलग टाइप का सेडिमेंट है, जितना ऊपर होगा उतना आपका वो मतलब उस पहले का नया ऑर्गेनिज्म है, और जितना नीचे होगा उतना मतलब वो उस टाइम का, उस पर्टिकुलर टाइम का वो ऑर्गेनिज्म है। The study showed, some of them appear similar to modern organism. कुछ ऐसे हैं जो आजकल के modern organisms से मिलते हैं काफ़ी कुछ, and they represent extinct organism. और वो क्या represent करते हैं? एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो ख़त्म हो चुके हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे तो थे, अब नहीं है, लेकिन उनकी जो छाप है, लाइक डायनासोर का कैसे पता चला? विद द हेल्प ऑफ फॉसिल, इन सब की हेल्प से ही तो डायनासोर्स का पता चला। सो अगर हम लोग बात करें, अ स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड। फॉसिल्स की स्टडी से हमें क्या पता चलता है? ये इंडिकेट करता है वो पीरियड जिसमें वो एग्जिस्ट करते थे। Studies show that life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time span. क्या शो करती है स्टडी कि जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो विद टाइम वेरी करती हैं, एंड कुछ लाइफ फॉर्म्स ऐसी हैं जो सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम में एग्जिस्ट करती थी या करती हैं। ठीक है, मतलब कि ये नहीं है कि जो फॉसिल मिले हैं सबके सब एक टाइम के हैं, अलग अलग टाइम के हो सकते हैं। अलग अलग प्रेजेंटेशन से आपको यही पता चलेगा। नाउ new forms of life have arisen at different times in the history of earth. All this is called paleontological evidence. मतलब कि नई नई लाइफ फॉर्म्स आई हैं और उसके एविडेंसेस हमें मिले हैं, और ये सब कुछ किसके अंदर आता है? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस के अंदर आता है। दिस कम्स अंडर द पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, फिर से सुनिए, नई नई लाइफ फॉर्म्स आई डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में, और ये सब पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस के अंदर आता है। एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, यानी कि ये एक सब मतलब एक प्रपोज किया था अर्नेस्ट हैकल ने, नाम देख लीजिए, अर्नेस्ट हैकल ने ये क्या सपोर्ट किया था? उन्होंने ऑब्जर्व किया था कुछ सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेटास दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट्स। मतलब कि उन्होंने नॉर्मली ऐसे ऑब्जर्व करा कई ऐसी एम्ब्रॉयनिक स्टेज जो सारे वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उसमें कॉमन हैं, लेकिन एडल्ट बड़े जो हैं वर्टिब्रेट्स उसमें कॉमन नहीं है। हाउएवर, ये जो प्रपोजल था ये बिल्कुल डिसअप्रूव कर दिया किसने? कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने। फिर से सुनो, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने बिल्कुल इसको डिसअप्रूव कर दिया। उन्होंने बोला कि द एम्ब्रॉयज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मैंने नीचे लिख रखा है कि एम्ब्रॉय ऑफ वन स्पीसीज कभी भी दूसरे स्पीसीज की एडल्ट वर्जन से सेम नहीं हो सकती, यानी कि
एक स्पीसीज की एम्ब्रॉयनिकल स्टेज कैन नेवर रिसेंबल टू द एडल्ट ऑफ अनदर स्पीसीज। ये उन्होंने बोला कि किसी भी एम्ब्रियो मतलब स्पीसीज की एम्ब्रियो जो स्टेज होती है वो कभी रिसेंबल नहीं कर सकती दूसरी स्पीसीज की एडल्ट स्टेज से। गिल स्लिट्स आर इंडिविजुअल ओपनिंग टू गिल्स। ये जो गिल स्लिट्स होते हैं क्या होते हैं, ये इंडिविजुअल ओपनिंग होते हैं गिल्स के। इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे कैसे, जैसे कि embryos of all vertebrates including human develop a row of vestigial gill slit just behind the head but it is a functional organ only in fish। मतलब कि जितने भी एम्ब्रॉयज हैं वर्टिब्रेट्स के, फिर से सुनिए, जितने भी एम्ब्रॉयज हैं वर्टिब्रेट्स के, वो एक रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट, उनके पीछे गिल स्लिट डेवलप हो जाते हैं, जबकि ये जो गिल स्लिट है ये फंक्शनल है केवल फिश में। मतलब गिल स्लिट फंक्शनल केवल फिश में है, लेकिन एम्ब्रॉयज किसके, वर्टिब्रेट्स के इसमें डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और गिल स्लिट्स क्या है, ये जो गिल्स की ओपनिंग होती है वो है। तो मतलब एम्ब्रॉय जो होता है वन स्पीसीज का, वो कभी भी किसी दूसरी स्पीसीज के एडल्ट से सेम नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ एक और चीज़, ये जो लाइन है ना, इसके बाद देखो क्या लिखा है, एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रेट्स, किसी और एडल्ट वर्टिब्रेट्स में नहीं मिलता। अभी इस वाले पार्ट में ही हम लोग, अभी इस वाले में तो थोड़ा इसको कवर करेंगे, देन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में अलग से समझाऊंगी। बट इस सब से थोड़ा बहुत हमें पता चला पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस क्या होते हैं, उसके अलावा जो हमारे फॉसिल्स होते हैं वो क्या होते हैं। Comparative anatomy and morphology shows similarity and differences among organisms of today and those that existed years ago। मतलब उसने क्या बोला कि जो एनाटॉमी है, कौन सी, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, वो ये शो करती है क्या, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं क्या डिफरेंसेस हैं ऑर्गेनिज्म के बीच में जो काफ़ी साल पहले एग्जिस्ट करते थे। एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ने क्या दिखाया, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म, दोनों के बीच में सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस, एंड जो पहले एग्जिस्ट करते थे उनके कंपैरिजन, उनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस। नाउ मैं नेक्स्ट पार्ट में, इस पार्ट में तो कवर नहीं करूँगी, मैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बहुत अच्छे से कवर करूँगी एंड ये सब कुछ आपको पढ़ाऊँगी। और एक मौत का एग्जाम्पल है, वो भी मैं आपको उसके नेक्स्ट पार्ट में, मैं इसको पार्ट्स में इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि एक साथ आपके ऊपर बर्डन ना हो और जो पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ना हो आप उसी की वीडियो देखो। तो ये अभी हमने एविडेंसेस देखे इवोल्यूशन के, जिसमें हम कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट नेक्स्ट में पढ़ेंगे। एंड अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट देखनी है जिसमें ये सारे पार्ट हैं, तो नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आपको ये पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसमें ये सारे टॉपिक कवर हुए हैं। उसके अलावा डायरेक्टली आप मेरे चैनल पर जाके क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट पे जाना और कौन सी प्लेलिस्ट पे, बायोलॉजी प्लेलिस्ट पे जाना और अलग अलग क्लासेस की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग यूनिट की, तो आप वहाँ से आराम से वो वीडियो देख सकते हो। थैंक यू सो मच।